रेडी स्टार्ट। विपक्षी एकता को बल देने के इरादे से दिल्ली आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने इस उद्देश्य में कितना सफल होंगी यह समय ही बताएगा। लेकिन उन्हें जिस तरह विपक्षी दलों को गोलबंद करने वाली संभावित नेता के तौर पर देखा जा रहा है, वह कांग्रेस की दयनीय दशा को बयान करने के लिए पर्याप्त है। राष्ट्रीय दल होने के नाते विपक्षी एका का जो काम कांग्रेस को करना चाहिए, वह यदि किसी क्षेत्रीय दल को करना पड़ रहा है तो इससे कांग्रेसी नेतृत्व की कमजोरी का ही पता चलता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस या तो विपक्षी दलों को एकजुट करने में अपना हित नहीं देख रही है या फिर उसमें यह काम करने की सामर्थ्य ही नहीं रह गई है। जो भी हो, यह किसी से छिपा नहीं कि उसकी राजनीतिक हैसियत एक क्षेत्रीय दल जैसी होती जा रही है। बड़े राज्यों में उसका वजूद केवल पंजाब और राजस्थान तक ही सीमित है। वह अपने गढ़ों में या तो सिमटती जा रही है या फिर उसकी राजनीतिक जमीन पर क्षेत्रीय दल काबिज होते जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है तो उसकी अपनी राजनीतिक अदूरदर्शिता के कारण वह न तो वास्तविक मुद्दों को उभार पा रही है और न ही ऐसे किसी विमर्श का निर्माण कर पा रही है जिससे विपक्षी दल उसके नेतृत्व में एकजुट हो सके और जनता का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो सके। क्या जो काम कांग्रेस नहीं कर सकी उसे तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी कर सकेगी? इस सवाल का जवाब बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि वह राष्ट्रीय दृष्टिकोण का परिचय दे पाती है या नहीं। क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ यह एक बुनियादी समस्या है कि वे अपने राज्य के आगे और कुछ देख ही नहीं पाते। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी उनका रवैया संकीर्णता से भरा और कई बार तो राष्ट्रहित की अनदेखी करने वाला होता है। इससे भी बड़ी समस्या है उनकी समाजवादी सोच। उन्हें लगता है कि सब कुछ सरकार को करना चाहिए। इस मामले में ममता बनर्जी भी अपवाद नहीं। यह विडंबना ही है कि वह राष्ट्रीय नेता तो बनना चाहती हैं, लेकिन बंगाल में अपने राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने का इरादा रखती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक समय वाम दल करना चाहते थे। ममता बनर्जी की माने तो बंगाल में चुनाव बाद कहीं कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हुई और इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट फर्जी है। ममता चाहे जो दावा करे, वह बंगाल को जिस तरह संचालित कर रही हैं, उससे यह नहीं लगता कि वह राष्ट्रीय राजनीति को कोई सही दिशा दे सकेंगी। स्टॉप। राज्य सरकार कोरोना काल में भी शिक्षा के उन्नयन को गतिशील है। कोरोना के कारण 1.5 साल से सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन कार्य प्रभावित चल रहा है। इस दौरान अधिकांश दिन स्कूल बंद रखने पड़े। पढ़ाई के प्रति अभिभावकों का रुझान और बच्चों की लगन कम न हो, इसके लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं में दी जा रही प्रोत्साहन राशि को इस साल भी जारी रखने का फैसला किया है। बिहार ने हर एक को शिक्षित करने की मुहिम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में एक रोल मॉडल खड़ा किया है। इसका अनुसरण दूसरे राज्य भी कर रहे हैं। पिछले 10-15 सालों में शिक्षा की रोशनी से हर गांव घर को रोशन करने का जो अभियान चलाया जा रहा है, उसने खासकर बालिका शिक्षा को काफ़ी मजबूती प्रदान की है।
गांव देहात में यह परंपरा ठहर सी गई है कि बालिकाएं घर में चौका बर्तन के लिए होती हैं। बड़े बुजुर्गों ने भी इस कुरीति से मुंह मोड़ लिया है। वे अब गांव से दूर पढ़ाई करने के लिए जाने पर अपने घरों की लड़कियों को रोकते टोकते नहीं। हालांकि बड़ा योगदान सरकारी प्रोत्साहनों का ही है। सरकार की ओर से मुफ्त कॉपी, किताबें, शुल्क माफी, पोशाक और साइकिल के लिए राशि दी जा रही है। 75% हाजिरी पर छात्रवृत्ति देने का प्रावधान भी है। कोरोना काल में स्कूल बंद होने पर भी 75% हाजिरी के नियमों में ढील देकर स्कॉलरशिप जारी रखना बड़ी राहत समान है। इसका लाभ प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत एवं अल्पसंख्यक अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को इस साल भी मिलेगा। पहली से 12वीं तक के तकरीबन 2 करोड़ विद्यार्थियों को यह लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग में इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मंत्री की सहमति लेने के बाद वित्त विभाग को इसे भेजा जाएगा और स्वीकृति मिलने पर अक्टूबर में बच्चों के खाते में राशि भेजने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पिछले वर्ष शिक्षा को प्रोत्साहन मद से बच्चों के खाते में 3103 करोड़ रुपए भेजे गए थे। इस साल 3676 करोड़ रुपए भेजे जाने हैं। कोरोना काल में सरकार का यह निर्णय पढ़ाई के प्रति गंभीर बच्चों के साथ ही अभिभावकों का हौसला भी बढ़ाएगा। स्टॉप।